नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आशा है आपने पीछे वाला पूरा पढ़ लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज अपन नई क्लास की पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना से अपन शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 3 का पार्ट 2 है और इस पार्ट में आपका ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके 3 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे। तो आ जाओ, अध्याय की करते हैं अपन शुरुआत। पढ़ते नहीं, सीखते हैं। आ जाओ। पृथ्वी की संरचना अपन ने भूकंपीय तरंगों से देखा था। भूकंपीय पी तरंगे और एस तरंगे अपन ने मुख्य रूप से पढ़ी थी। तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी? तो उसमें था कि पी जो तरंग है वो तरल, गैस और द्रव तीनों माध्यमों में चल सकती है, और जो अपनी एस तरंग है वो केवल ठोस माध्यम में चलती है। उस आधार पर या उसकी गतियों के आधार पर अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ अनुमान लगाए हैं। उस अनुमान के आधार पर आज अपन इनको देखने जा रहे हैं। भूप्रपटी यानी ऊपरी सतह जिन पर अपन रहते हैं वह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, भंगुर अवस्था में पाई जाती है। शिला यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। मोटाई इसकी स्थल महासागर पे इसकी मोटाई कम पाई जाती है, तो वहां 5 किलोमीटर, और स्थल मंडल पे इसकी मोटाई कितनी पाई जाती है? 30 किलोमीटर तक। और स्थल मंडल पे अगर कहीं ऊंचे पर्वत है तो यहीं यानी हिमालय के हिसाब से अगर इसको नापा जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी पाई जाती है? लगभग 70 किलोमीटर। लेकिन औसतन ये स्थल मंडल में 30 है और सागरों के नीचे कितनी है? 5 किलोमीटर। उसके बाद अपन मेटल भाग को पढ़ने जा रहे हैं। परपटी के नीचे का भाग है, यानी जो परपटी अपन ने पढ़ी है, ये अपनी गोल पृथ्वी है, तो इससे अपन एक ये भाग निकाल लेते हैं। ये तो ये अपन ने जो परपटी पढ़ी है, इसके नीचे का जो भाग है, ये बीच का भाग है, इसको अपन मेटल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के नीचे का भाग, परपटी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। महुआ साम्य, यानी ये लगभग यहां से शुरू होकर के और यहाँ 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। महुआ असम में ये एक रेखा है जो मेंटल को और परपटी को अलग करती है। उस असंबद्धता रेखा को क्या कहते हैं अपन? महो आसातत्य। ऊपरी भाग यानी मेटल है, इसका ऊपरी भाग है, ये दो भागों में, निचला मेटल और ऊपरी मेटल, ये दो भागों में विभाजित है। यानी लगभग यहां से, तो ये इसका ऊपरी भाग है, ये दुर्बलता मंडल कहलाता है। और यही अपने पृथ्वी पर आने वाले ज्वालामुखियों के लावा का जो स्रोत है वो इसी दुर्बलता मंडल से आते हैं। ठीक है, लावा का स्रोत है परपट्टी और ऊपरी परपट्टी और ऊपरी मेंटल बन के किसका निर्माण करते हैं? स्थल मंडल का। और स्थल मंडल लगभग कितनी गहराई तक पाया जाता है? तो 200 किलोमीटर तक। कल अपन ने पढ़ा था, उसमें मैंने शायद 200 मीटर कह दिया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये कितना है अपना? 200 किलोमीटर। और उसके निचला मेंटल होता है वो अपना ठोस अवस्था में। ठीक है, तो अपनी परपट्टी कर लिया अपन ने। परपट्टी क्या है? ऊपरी भाग है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है वो परपट्टी है। महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर पाई जाती है और स्थल मंडल के नीचे ये 30 किलोमीटर औसतन पाई जाती है। और उसके बाद अपना कौन सा भाग आता है? मेटल। ये महुआ आसामिया से शुरू होकर के 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। मेटल को दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी मेटल और निचला मेटल, या आंतरिक मेटल और बाह्य मेटल, ऐसे उसके दो रूप देखे जाते हैं। जो ऊपरी मेटल है वो क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको अपन दुर्बलता मंडल कहते हैं। ये अपने लावा का भी स्रोत है। और दूसरा क्या है? निचला मेटल, जो अपना ठोस भाग है। परपट्टी और ऊपरी मेटल को बना करके अपना स्थल मंडल का जिस शब्द का अपन प्रयोग करते हैं उस शब्द का निर्माण होता है, जिसकी गहराई कितनी है? अपनी लगभग 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऐसा आपको इतना समझ में आ गया होगा। बात साथ साथ याद भी रह रही होगी। याद रखने का कुछ नहीं है वैसे। मान लो एक कोई आपने मदिरा लिया है, तो मान लो उसके ऊपर का जो भाग है पहला, वो उसका, जिसको अपन सामान्य भाषा में खपरी कहते हैं, वो क्या है? ठोस होती है। उसके निचले का जो गिरी वाला भाग है उसको आप दुर्बलता मंडल मान लो, और उसके कहीं मान लो एक जगह बीज इकट्ठे हैं तो उनको अपन क्या? कोर मान लेना। तो इस तरीके से एकदम तो व्याख्या नहीं की जा सकती ऐसे, लेकिन कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी अपनी पृथ्वी है। ठीक है,
फिर उसके नीचे आता है अपना क्रोड। ये किससे बना हुआ है? निकेल और फेरियम, यानी निकेल और लोहे से बना हुआ है। इसको निफे के नाम से जानते हैं। ये 2900 से स्टार्ट होकर के अपनी पृथ्वी के केंद्र, जो कितना है अपनी पृथ्वी की त्रिज्या 63,371 है, वहां तक पाया जाता है। इनको भी, क्रोड को भी दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। कौन कौन से? आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। आंतरिक क्रोड है वो ठोस अवस्था में पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में सबसे आंतरिक भाग पाया जाता है, और जो बाह्य क्रोड है वो तरल अवस्था में और बाहरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अपन क्या देखने वाले हैं? ज्वालामुखी और उनसे निर्मित स्थल रूप। आशा है ये पृथ्वी की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। आप सीधा पृथ्वी बनाना, मतलब उसका एक पार्ट ये निकालना, ऊपर ये प्रॉपर्टी, ये मेंटल और ये क्रोड, ये अपनी प्रॉपर्टी होगी। इसके यहाँ थोड़े से पर्वत बना लेना, तो इधर इसकी ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, ये समुद्र तल है तो इस पर इसकी ऊंचाई हो जाएगी थोड़ी कम। उसके बाद यहाँ तक प्रॉपर्टी आ गई, और ये बाह्य मेंटल और ये आंतरिक मेंटल। ये दुर्बलता मंडल के कारण क्या है? तरल अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है। ये है बाह्य क्रोड और ये आंतरिक क्रोड, ये तरल अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है। और ये किसका बना हुआ है? निफे का, यानी निकल और फेरियम। और ये किसका बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनियम। और ये किसका बना हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम। किसका है? सिलिका और मैग्नीशियम। ऊपर वाला किसका है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम का। नीचे बीच वाला किसका है? तो सिलिका और मैग्नीशियम का। और नीचे वाला निकिल और फेरियम का बना हुआ है। ठीक है, ऊपरी ऊपरी मंडल को अपन क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके निचले मंडल को अपन क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। और उसके निचले मंडल को अपन क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। ऊपरी मंडल, उसके निचले जो मंडल है उसके कितने भाग है? दो भाग है, बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल। बाह्य मेंटल है उसको अपन दुर्बलता मंडल के रूप में भी जानते हैं, और उसको वो किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में। आंतरिक मेंटल किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। और उसके नीचे के भाग को अपन क्रोड कहते हैं। क्रोड भी दो प्रकार का है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। जो बाह्य क्रोड है वो तरल अवस्था में, और आंतरिक क्रोड जो है वो अपना क्या है? ठोस अवस्था में है। और सबसे घनत्व इस आंतरिक क्रोड का ही है। ठीक है, फिर ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप, इसको अपन देखते हैं। वह मतलब ज्वालामुखी किसे कहते हैं? वह स्थान जहां से गैस, तरल और गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ बाहर पहुंचते हैं, धरातल पर पहुंचते हैं, उसी को अपन ज्वालामुखी स्थान कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा समझना। सॉरी, जब तक तरल चट्टानी पदार्थ, यानी जब तक जो वो अपन बाहर देख रहे हैं वो फैलता है, वो तरल चट्टानी पदार्थ अगर वो पृथ्वी के अंदर है तब तक तो वो मैग्मा है, और जब वो पृथ्वी से बाहर आ जाता है तब अपन उसको लावा कहते हैं। लेकिन ये दोनों एक ही चीज है। जब वो पृथ्वी के अंदर है तब उसको क्या कहते हैं? मैग्मा। और जब वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है तब उसको क्या कहते हैं? तो उसको अपन लावा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अपन इनके मुख्य स्थल रूपों से, मतलब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें क्या क्या निकलती है? गैस, राख, इसमें कई सारी गैसें निकलती है, जलवाष्प निकलता है बहुत सारा, वहां बादल निर्मित होते हैं, वहां वर्षा भी आ जाती है। तो ये मतलब उद्गार होता है। तो ये वस्तु के अंदर से क्या क्या निकलती है मिश्रित रूप में, उसमें वो बातें हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे कुछ स्थल रूप निर्मित होते हैं, जिनको अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक है शेल्ड ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? शेल्ड ज्वालामुखी। इसका मतलब शेल्ड ज्वालामुखी, जहां से ये लावा निकल रहा है वहां जो उसका मुंह बन रहा है ना, वो कोई शंकु या शेल्ड के आकार जैसा है, उसी के नाम पर इसका शेल्ड ज्वालामुखी नाम लिखा गया है। बेसाल्ट निर्मित है, यानी बेसाल्ट तो लावा निकलेगा, बेसाल्ट प्रकृति का लावा निकलेगा, जिसे बेसाल्ट चट्टाने बनेगी। ठीक है, तरल पदार्थ के ठंडे होने से बनते हैं। ये किससे बनते हैं? तरल पदार्थ जब ठंडा होता है तब इनका निर्माण होता है। कब? जब तरल पदार्थ क्या होता है अपना? ठंडा होता है, तब इनका निर्माण होता है। ठीक है, इनकी ढाल तीव्र नहीं होती, मतलब जब तरल लावा है तो ढाल तीव्र ज्यादा नहीं होगी। अपन पानी डालेंगे, पानी को नीचे गिराएंगे तो पानी क्या होगा? फैल जाएगा। और अगर अपन उसी जगह किसी चीज को मतलब थोड़ी लिक्विड फॉर्म में ज्यादा हो, मतलब ज्यादा तरल में हो, उसको गिराए तो उसका क्या बन जाएगा? एक मतलब थोड़ा ऊंचा ऊंचा स्थल रूप सा बन जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें ना, तो
खीर है, वैसे एक अपन पानी गिराए तो पानी अधिक दूर में फैलेगा, और अपन खीर बनी हुई खीर गिराए तो वो कम दूर में फैलेगी क्योंकि वो ज्यादा गाढ़ी है। ठीक है, तो ढाल तीव्र इनका नहीं होगा। निकास पर सिड्र, निकास पर एक शंकु बनता है जिसे अपन क्या कहते हैं, सिड्र शंकु। यानी जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा, ये अपनी पृथ्वी है, तो ये इधर से इधर, इधर ऐसे चल के ऐसे ऐसे करके ये अपना एक शंकु निर्मित स्थल रूप बन जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, सिड्र शंकु के नाम से जानते हैं। अब इसी को अपन सिड्र ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन मिश्रित ज्वालामुखी पढ़ते हैं। सिड्र ज्वालामुखी में क्या था, तरलता अधिक थी, तो इनकी मतलब ढाल थी वो कम तीव्र थी। मिश्रित ज्वालामुखी में ये गाढ़ा एवं चिपचिपा लावा है, इसमें ज्वालाखंडी सम वगैरह और बहुत सी चीजें मिलकर ये तरल अवस्था में ज्यादा नहीं होता, ये गाढ़ी अवस्था में होता है। इसके ढाल तेज होती है, यानी ज्यादा गाढ़ा है तो इसकी ढाल क्या होगी, तेज होगी, क्योंकि ये गाढ़ा है तो ज्यादा फैल नहीं पाएगा, फैल नहीं पाएगा तो ये ऊंचा उठता रहेगा, ऊंचा उठता रहेगा तो इसकी ढाल ज्यादा हो जाती है। और कभी कभी जब इन शंकुओं की ये जो नली बन रही है, इसमें अगर पानी चला जाए तो ये नली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। नली बंद हो जाएगी तो पृथ्वी की आंतरिक जो गैसें हैं वो क्या बनाएगी, दबाव बनाएगी, और जब वो नली बंद हुई है और वो दबाव ज्यादा बनाएगी, जब वो नली फटेगी तो उसमें भीषण विस्फोट होगा। तो इन ज्वालामुखियों को विस्फोटक ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इन ज्वालामुखियों से क्या होते हैं, भीषण विस्फोट होते हैं। इनमें तो तब होता है जब पानी वगैरह कोई चला जाए, तब वो मतलब एक बार नली रुक गई तो उसमें भीषण विस्फोट होगा। तो ये सिड्र ज्वालामुखी के अंदर वैसे होता है, पानी पूरी की कोई समस्या होता है। लेकिन जब मिश्रित ज्वालामुखी है तो ये तो वैसे ही गाढ़ा और चिपचिपा लावा है, अगर थोड़ा दबाव कम हुआ तो ये गाढ़ा और चिपचिपा ये नली में क्या होगा, चिप जाएगा, वहां से मतलब नलिका को क्या कर देगा, बंद कर देगा। फिर पृथ्वी की आंतरिक जो गैस है वो बहुत ज्यादा दबाव बनाएगी, तब जाकर ये हटेगा, तो उसमें क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, जिसको अपन ज्वालामुखी ये भीषण विस्फोटक है ज्वालामुखी। ठीक है, फिर है ज्वालामुखी कुंड। ये सबसे विस्फोटक जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है, ज्वालामुखी कुंड। अब तक अपन ने जो भी ज्वालामुखी तो उनमें विस्फोट हो रहा था तो क्या है, पदार्थ ऊपर आ रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें जब विस्फोट होता है तो आसपास का क्षेत्र है वो नीचे धस जाता है, जिससे कुंड का आकार बन जाता है, जिसको अपन ज्वालामुखी कुंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सबसे अधिक विस्फोटक होते हैं। विस्फोट के समय ज्वालामुखी कुंड का निर्माण हो जाता है, लावा प्रदान। अब इसका क्या मतलब है कि इतना ज्यादा विस्फोट कैसे हो रहा है, तो इसका ये है कि इसको लावा प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं और बहुत ज्यादा निकट भी हैं। ठीक है, मैग्मा के विशाल भंडार है और निकट है। तो आशा आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। सिड्र ज्वालामुखी क्या है, अपना तरल लावा देता है ज्यादा, उससे ढाल निर्मित इतनी ज्यादा नहीं होती। मिश्रित ज्वालामुखी में गाढ़ा लावा आता है, ये विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं और इनकी ढाल निर्मित होती है ठीक ठाक, मतलब इनकी ढाल तीव्र ढालें होती है देखा जाता है। फिर कुंड ज्वालामुखी, इनके ज्वालामुखी के सोर्स निकट है और इनमें ज्वालामुखी विस्फोट इतना भीषण होता है कि ज्वालामुखी के स्थल रूप ऊपर उठने की बजाय नीचे धस जाते हैं, जिस कारण एक कुंड का निर्माण होता है जिन्हें ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। उसके बाद अपन बेसाल्ट प्रवाह इसको देखते हैं। सबसे तरल लावा किसका होता है, बेसाल्ट प्रवाह का। बेसाल्ट प्रवाह का सबसे तरल लावा होता है। भारत में जो दक्कन का ट्रेप है वो इसी से बना हुआ है, फैलाव अधिक है, यानी ज्यादा तरल ज्यादा है तो आसान सी बात है कि उसका फैलाव बहुत ज्यादा दूर में होगा। ढाल तीव्रता न के बराबर होती है। अपना दक्कन का जो पठार है दक्षिणी भारत का, वो किससे बना हुआ है, इसे बेसाल्ट प्रवाह से कालांतर में पहले बना था। ठीक है, उसके बाद मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, ये किस में पाई जाती है, अपनी मध्य महासागरीय कटक है जो कहाँ पाई जाती है, अटलांटिक सागर में पाई जाती है। जो हमने जो आधारभूत क्लासों में किए थे उस मानचित्र में आप वैसे भर के देखा करो, मतलब अपन सीधा थोड़ा सा उसी के बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपना वो सागर हो गया। तो इसके बीचों बीच जो ये कटक पाई जाती है उस कटक का क्या नाम है, मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, यह ही सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर देखी जाए ना तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यही है, क्योंकि इनकी लंबाई जो है वो 7,000 किलोमीटर है, लेकिन ये किस में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। ठीक है,
और ये इसके सारे ज्वालामुखी उद्गार होता है, इससे क्या होता है, ये अपना मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी के प्रकारों में इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसको विस्तार से अपन अगले अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। फिर है ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियां, मतलब कौन कौन सी स्थलाकृतियां इससे बनती है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कुछ लावे, मतलब जो तरल पदार्थ है वो तो पृथ्वी से बाहर लावा के रूप में आ जाता है, वो क्या बनाता है, बाहर अपनी आकृतियां बनाता है, जो अपन ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पदार्थ या मतलब मेग्मा जो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन, पतालीय सेलों के रूप में जाना जाता है। वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर के जम जाता है, जिससे निर्मित कुछ स्थल रूप होते हैं, जिसको अपन क्या कहते, जिनको अपन अंतर्वेदी आकृतियों के नाम से जानते हैं, जिनके निम्न प्रकार है। अब एक है, पहला प्रकार अपना कौन सा है, बैथोलिथ। टाइम क्या हो गया, 15 मिनट हुए। फिर अंतर्वेदी आकृतियां कौन सी होती है, जो पतालीय शैली है, यानी जो वो लावा ठंडा हुआ, जब लावा बना वो पृथ्वी से बाहर नहीं आ पाया, धरातल पर वह नहीं आ पाया, उनकी चट्टानें है वो अंदर ठंडा हो गया और अंदर ही चट्टानें उसकी जम गई, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पतालीय शैल। और ज्वालामुखी शैल यानी जो बाहर आ गया लावा, उससे जो निर्मित बनते हैं उसको ज्वालामुखी शैल कहते हैं, जो अपन इन रूपों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपने पतालीय शैलों की बात है, मतलब पताल के अंदर कौन कौन सी शैलें बन रही है, यानी पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी लावा से प्रमुख प्रकृतियों का निर्माण हो रहा है, उनको अपन देखने वाले हैं। उसमें अपना पहला क्या है, बेथोलिथ। बेथोलिथ एक गुंबदनुमा आकार में, गुंबद के आकार में बनता है, यानी नीचे से चौड़ा और ऊपर से धीरे धीरे संकुलित होता जाता है। यह आकृति बनती है। यह आकृति जब अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा ऊपर से हटा दी जाती है, इनके आसपास की मिट्टियां हटा दी जाती है, तो ये ऊपर अपन को दिखाई देने लग जाती है। मेग्मा अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, गुंबद के आकार में ये विकसित हो जाते हैं, ये ग्रेनाइट के बने होते हैं, अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा ये बाहर दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद अपन को पता चलता है कि यहाँ एक पर्वत है, मतलब जो भी अपन पठार के रूप में इनको क्वांटिफाई करते हैं, तो ये अपना बेथोलिथ हो गया। बेथोलिथ ये अनाच्छादन प्रक्रिया के बाद बाहर दिखाई देता है, और इसका बाद में अपन खनिजों के, ये खनिज के भंडार गृह होते हैं, क्योंकि ये लावा से निर्मित है, तो इनमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तो इनसे अपन खनिजों को निकालते हैं। ये बेथोलिथ हो गया। लेकोलिथ और बेथोलिथ में क्या अंतर है कि ये पहले तो अधिक, बेथोलिथ ऊपर होंगे और ये क्या होंगे, अधिक गहरे होंगे, और ये होंगे लेकोलिथ की है, जो ये होते तो ये भी गुंबदनुमा ही है, लेकिन ये इनकी है ना नलिका है वो ज्वालामुखी भंडार से, यानी लावा के भंडार से जुड़ी हुई होती है। ये इनसे अधिक गहरे होते हैं, और इनकी जो नलिका है या पाइप नुमा आकृति के रूप में ये लावा भंडार से जुड़े हुए रहते हैं, या दुर्बलता मंडल से ये जुड़े हुए रहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपना, लेकोलिथ। उसके बाद लेफोलिथ, फेकोलिथ और सिल, इन तीन आकार ये स्थल मंडल के अंदर बनी हुई आकृतियां हैं। जब लावा ऊपर आता है तो वह, मतलब ऊपर आ रहा है तो ऊपर की ओर दबाव बनाएगा। जब ऊपर की चट्टानें ज्यादा कठोर होती है तो वो नहीं टूट पाती है। अगर उसके पार्श्व स्थिति में कोई कमजोर चट्टान है तो वो टूट जाती है और लावा उधर ही चला जाता है, तो उससे भी कुछ स्थलाकृतियां निर्मित होती है, जो अपन लेकोलिथ, यानी अगर लावा आ रहा था, मान लो इस आकृति में आ रहा था, ये ऊपर की चट्टान थी, ये तो ज्यादा मजबूत थी तो ये नहीं तोड़ पाया, वो इधर बढ़ गया। इधर बढ़कर अगर वो तस्त्री के आकार में विकसित हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, लेपोलिथ। अगर वो तस्त्री के आकार में विकसित हो जाता है तो उसको लेपोलिथ कहते हैं। अगर वो इधर आ रही थी और इधर चला गया, इधर से जाने के बाद जो सामने की चट्टान थी वो और कठोर थी तो वो नीचे चला गया, फिर नीचे की चट्टान कठोर होने के कारण वो ऊपर उठा, फिर ऊपर की चट्टान, मतलब अपनति और अभिन्नति का निर्माण होता है, इस आकार में ये विकसित हो जाता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, लेफोलिथ, यानी ऊपर और नीचे के आकार में ऐसे विकसित होकर पृथ्वी के अंदर ये आकृति ऐसी बन गई, तो इसको क्या कहते हैं अपन, लेफोलिथ। क्या कहते हैं, लेफोलिथ। सिल, जब ये पार्श्व आकार में फैलता है तो ये अगर एक पट्टिका के रूप में यानी सिल के रूप में बन जाए तो इसको सिल कहते हैं। इसके भी दो प्रकार पाए जाते हैं। अगर ये बड़ी है यानी चौड़ाई इसकी अगर ज्यादा है तो इसको अपन क्या कहते हैं, सिल, और अगर इसकी चौड़ाई कम है तो उसको अपन क्या कहते हैं, सीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना क्या है, लेफो,
ये अपनी रहेगी एक डाइक। डाइक यानी जब ऊपर उठ रहा था लावा तो ऊपरी चट्टान को नहीं हटा पाया और वहीं था, वहीं जम के ठंडा हो गया, तो वो एक खड़ी हुई ऊर्ध्वाधर यानी समलंब कोण के रूप में विकसित होती है, यानी ऊर्ध्वाधर रूप में वो विकसित हो गई। उस चट्टान को अपन क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, खड़ी सिल के रूप में। जब ये एक सिल है, ये आडी है, तब तो इसको अपन सिल या सीट कहते हैं। जब ये खड़ी हो गई, यानी अगर ये ऐसे है तब तो ये सिल और सीट है, अगर ये ऐसे खड़ी हो गई तो इसको क्या कहते हैं अपन, डाइक के नाम से जानते हैं। और ये अपने पश्चिमी महाराष्ट्र में खूब पाए जाते हैं इस प्रकार के पर्वत। तो अब आपको ज्वालामुखी और उससे निर्मित तो स्थल रूप आपको समझ में आ गए होंगे। अपन ने क्या पढ़ लिया, शिल्ड ज्वालामुखी पढ़ लिया, उसके बाद मिश्रित, उसके बाद कुंड, बेसाल्ट और मध्य महासागरीय कटक के ज्वालामुखी के रूप में जो था उसमें पढ़ लिया। अब इसमें किस आधार पर अपन ने इनको विभाजित किया है, एक तो तरलता के आधार पर किया है और एक इनके विस्फोटक रूप के आधार पर, मतलब कौन कितना ज्यादा विस्फोटक है उसके आधार पर, और दूसरा ये कैसे स्थल रूप बनाते हैं इसके आधार पर अपन ने इनको सभी को देख लिया। उसके बाद अपन ने ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां देख ली। वह ज्वालामुखी जो लावा बाहर आ जाता है, लावे के रूप में, मैग्मा जो लावे के रूप में बाहर आ जाता है, उससे जो स्थलाकृतियां विकसित होती है तो उनको तो अपन ज्वालामुखी स्थल रूप कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अंदर ही बाहर नहीं निकल पाते और मैग्मा के रूप में अंदर ही जम जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, उनसे जो स्थलाकृतियां निर्मित होती है उसको अंतर्वेदी आकृतियां उसको कहते हैं, ठीक है। और उनको पतालीय शैलों के रूप में अपन देखते हैं, और उन पतालीय शैलों के अपन कई रूप देख चुके हैं। आपको समझ में भी आ गया होगा। उसमें कौन कौन से, बेथोलिथ, लेफोलिथ और फेकोलिथ, सिल और सीट और डाइक, इन रूपों में देख चुके हैं। बेथोलिथ क्या होता है, एक गुंबद आकार में आकृति बनती है और अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा बाहर दिखाई देने लग जाती है, ग्रेनाइट का होता है। और लेकोलिथ क्या होता है, इस गुंबद से अधिक गहराई में पाया जाता है और ये अपनी जो लावा भंडार है उनसे अपनी इसकी नलिका जुड़ी हुई रहती है। और लेकोलिथ में क्या है, ये ऊपर तो निकल नहीं पाता, पार्श्व में कहीं फैलता है। अगर ये तस्त्री के रूप में विकसित हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, लेकोलिथ कहते हैं। और अगर ये उपनति अभिनति के रूप में विकसित होता है तो उसको फेकोलिथ कहते हैं। और अगर ये एक पार्श्व में पूरी सिल बन जाती है तो उसको सिल या सीट कहते हैं। अगर पतली बड़ी है तो सिल कहते हैं और अगर छोटी है तो उसको सीट कहते हैं। और फिर रही अपनी डाइक। तो डाइक क्या है, जब यह लंब कोण में रूप में फैलती है, यानी ये एकदम ऊर्ध्वाधर दिशा में जम के ठंडी हो जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, डाइक। यानी ये ऐसे जम के, ये नलिका से ऐसे लावा आ रहा था और उसी रूप में जम के क्या हो गया, ये ठंडा हो गया, तो उसको अपन क्या कहेंगे, डाइक। अब आशा है आपको ये पूरा अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बुक साथ साथ पढ़ते जरूर रहना, क्योंकि भाषा जो आपकी है ना वो उसी से विकसित होगी। और जब आप लिख पाओगे ना तो आपके पास शब्दों का भंडार होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इतने शब्दों में लिखने आते, इतने शब्द कहाँ से लाए, और समझ आपकी यहाँ से बन जाएगी। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप यही पढ़ के जाना, शॉर्ट नोट्स से एक बार देखोगे तो आपको याद एकदम हो जाएगा। और ये अब आपको जब किताब पढ़ोगे ना तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, मतलब किताब समझ में आ जाती है तो फिर ज़्यादा बोरिंग नहीं लगता, वरना तो फिर पढ़ते पढ़ते नींद आती है जब समझ में नहीं आता। तो अब आशा है ये आपको 3 अध्याय अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे ही जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को, जहाँ तक आपकी पहुँच है, आप जिन लोगों को जानते हैं जो कक्षा 11 और 12 में पढ़ रहे हैं, उनको जोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।